उस नेता का पर कब तक करोगे भरोसा? उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा? समझे नहीं समझे? जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रोने का काम मजबूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों में बुलडोजर चलाया, जिस सरकार ने हमारी मस्जिदों को, दरगाह को, खानकाहों को, हमारे धार्मिक स्थलों को फतेहपुर में, और अगर कोई आंदोलन करने आया तो लाठियों से पीट के जेल में भेजने का काम किया, जिनके राज में आपके भाई के बदन पर 5-5 गोली चली, खून की गोली खेली गई, और जिनके राज में 2 अप्रैल 2018 में हमारे लोगों को पीट पीट कर लाते मार मार कर जेल में बंद कर दिया गया, और नाथश्री के आंदोलन में माथे पर सर पे गोली चला के मुस्लिम भाइयों का नरसंहार किया गया, उस सरकार को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। वो मुझे कुछ भी कहते रहे, किसी भी शब्दों का प्रयोग करते, मैं तो अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? आप जानते हैं मैं बोलना नहीं जानता क्या? ऐसा नहीं कि मैं बोलना नहीं जानता, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं देता हूं कि लोग हंसेंगे कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। जिनको दुश्मन से लड़ना चाहिए ये आपस में लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे पे छिटा कर। मैं तो इसलिए सबकी बातें सुन लेता हूं, कोई कुछ बात कह देता है, कोई कुछ बात कह देता है। दुश्मन से तो लड़ लूं, अपनों से क्या लड़ूं? उनकी कोई जरूरी हो सकती है, कोई मजबूरी हो सकती है मुझे बुरा भला कहना, लेकिन ये कटु सत्य है कि मैंने महाराष्ट्र के मेरे परिवार के लोगों मैंने गोली खाई। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनु जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, लखनऊ में 9 अक्टूबर 2025 को मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि पर कांसीराम स्मारक स्थल में बहन कुमारी मायावती ने लाखों की संख्या में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की, उन्होंने कहा कि हम आभार व्यक्त करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की, जिन्होंने इस पार्क के लिए काफ़ी सराहनीय काम किया। उसके बाद जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को स्वार्थी तक भी कह दिया, और यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि ऐसे बिकाऊ पार्टियों से सावधान रहें। इसके बाद मैं आपको बता दूं साथियों कि जितने भी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, नाराज़ हो गए बहन जी पर, क्योंकि 10 लाख की जो भीड़ थी उसमें 50% कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी थे। बहुत सारे लोग तो ये नहीं जानते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो रैली की बात की थी वो कैंसिल कर दी है, और इसी चीज़ को लेकर वहाँ पर पहुँचे थे कि हम चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में सम्मिलित होंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद ने रैली स्थगित कर दी है, तो फिर बहुजन समाज पार्टी की रैली में चले गए, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि थी और रैली भी बहुजनों की थी। ऐसे में सभी को खुशी थी कि बहन कुमारी मायावती जो हैं लाखों के बीच में संबोधित कर रही हैं, तो ऐसे में हम ये मौका क्यों गंवाएं। तो कुल मिलाकर जितने भी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, लखनऊ कांसीराम स्मारक स्थल में पहुंच गए। भीड़ काफ़ी गजब की थी, 10 लाख लोग से ऊपर थे, और ये नज़ारा अद्भुत था। लोगों को उम्मीद थी कि बहन कुमारी मायावती बहुजनों के लिए बात करेंगे और ब्राह्मणवाद पर जमकर प्रहार करेंगे। यानी जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दी जा रही है, जिस तरह से संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, CJI BR गवई के ऊपर जूता फेंका गया, अनिल मिश्रा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दिया कि डॉक्टर अंबेडकर गंदा था, अंग्रेज़ों की गुलामी करता था, हम अंबेडकर का नामो निशान मिटा देंगे। इस तरह से खुलेआम जो धमकी अनिल मिश्रा ने दी, और CJI BR गवई के ऊपर जिस तरह से राकेश किशोर ने जूता चलाया, और उसके बाद जिस तरह से भाजपा उसको सम्मान दे रही है, यानी जिस तरह से CJI BR गवई के ऊपर जूता चलाया गया, ये मुख्य न्यायाधीश के मान सम्मान पर जोरदार तमाचा था। चंद्रशेखर आज़ाद ने नागपुर जाकर दीक्षा भूमि में ये कहा कि जो जूता चलाया गया वो जूता सिर्फ CJI BR गवई के ऊपर नहीं बल्कि संपूर्ण दलित समाज के ऊपर चलाया गया। और ज़रा सोच सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जो भारत के पहले बौद्धिस्ट मुख्य न्यायाधीश हैं,
अगर वह सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने नागपुर में अनिल मिश्रा को लेकर भी ये बात कही कि ये तो हम रोक दिए, या फिर ये कह सकते हैं कि अनिल मिश्रा ने सरेंडर कर दिया, नहीं तो 15 अक्टूबर को भीम आर्मी की पूरी टीम पहुंचने वाली थी और लाखों के जूते से उसका स्वागत करने वाले थे। लेकिन हमने सोचा कि किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, इस वजह से हमने आंदोलन को स्थगित करवा दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लगातार ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जितने मनुवादी पिल्ले हैं उनके ऊपर ज़ोरदार हमला कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ बहन कुमारी मायावती जो लखनऊ रैली में न CJI BR गवई के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दी और न ही अनिल मिश्रा के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दी और न ही हरिओम वाल्मीकि के ऊपर कोई प्रतिक्रिया दी, जबकि हरिओम वाल्मीकि को किस तरह से सनातनियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो प्रमुख मुद्दे थे, मैं तो वहाँ पर गया था, वहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत की और सभी लोगों के मन में एक आक्रोश था, खासतौर से जो CJI BR गवई के ऊपर जूता चलाया गया, अनिल मिश्रा जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दी और हरिओम वाल्मीकि की हत्या, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा किस तरह से कि सृष्टि गौतम के साथ दरिंदगी हुई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आजमगढ़ में आपने देखा कि किस तरह से लोको पायलट की हत्या की गई। तो जिस तरह से हाल ही में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिली, तो सबको उम्मीद थी कि बहन कुमारी मायावती इस मौके पर उन सभी मुद्दों को उठाएगी और बीजेपी पर जोरदार वार करेंगी। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने शुरू में ही योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त कर दिया। इससे कहीं ना कहीं बहुजनों में नाराज़गी साफ झलक रही थी। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया मुद्दा नहीं था जो बहन कुमारी मायावती ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2007 में बहन कुमारी मायावती ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी। अखिलेश यादव का कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक के बीच रहा और उसके बाद 2017 से लेकर अब तक जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। वैसे में बात करें यदि पार्क को लेकर, तो मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव की सरकार में पार्क की स्थिति ठीक नहीं रही होगी, लेकिन उसके बाद जब योगी की सरकार आई तो मान लिया कि बहन कुमारी मायावती के कहने के अनुसार योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो पार्क की मरम्मत की गई और पार्क बढ़िया हो गया, ठीक। लेकिन 2021 के लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन बनाया। ये मुद्दा तो उस समय भी बन सकता था, ये सवाल तो बहुजन समाज पार्टी उस समय भी समाजवादी पार्टी से कर सकती थी, क्योंकि 2021 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का साम्राज्य था, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। तो ये बात जो थी कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती 2021 के लोकसभा चुनाव में भी ये बात कह सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि पीएम बनने का जो सपना था और अखिलेश यादव के साथ मिलकर जिस तरह से उन्होंने गठबंधन बनाया था। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर जो ये बात कही, ये बिल्कुल भी कहना उचित नहीं था, क्योंकि ये बात पहले भी कह सकती थी, किसी और मौक़ों पर भी कह सकती थी। तो कुल मिलाकर बीजेपी की शुरुआती भाषणों में तारीफ करना और अखिलेश यादव को शुरुआती भाषणों में ही दोगले जैसे शब्दों से अपमानित करने का मतलब, यानी जो बहन कुमारी मायावती की स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो किसी सवर्ण समाज से ही व्यक्ति ने लिखी थी। और ये सवाल जो है बनता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप इशारों में आप समझ सकते हैं कि स्क्रिप्ट किसने लिखी थी। 1 घंटे का स्क्रिप्ट बहन कुमारी मायावती ने पढ़ा और वो लग रहा था कि किसी ने पहले ही से इस स्क्रिप्ट को तैयार किया था, जबकि एक अच्छे वक्ता की पहचान ये होती है कि माहौल को देखकर बोले। माहौल किस प्रकार का था, सबकी आंखों में सपना था, बहन कुमारी मायावती को लेकर उत्साह था, बहन कुमारी मायावती को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिश्रा, अनिल मिश्रा, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दी,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसने ये कहा कि अंबेडकर गंदा था, अंबेडकर अंग्रेज़ों की गुलामी करता था, अंबेडकर का नामो निशान मिटा देंगे। क्या ये छोटा सा मुद्दा था? ग्वालियर हाई कोर्ट में इसी अनिल मिश्रा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगने नहीं दिया। क्या बहन कुमारी मायावती को अनिल मिश्रा के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी? क्या चीफ जस्टिस BR गवई के ऊपर जो जूता उछाला गया, बहन कुमारी मायावती को नहीं बोलना चाहिए था? आखिर क्यों बहन कुमारी मायावती ने नहीं बोला? क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं था। और स्क्रिप्ट किसने लिखा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं हल्का सा इशारा देना चाहूँगा, सवाल मिश्रा पर बनता है। सतीश चंद्र मिश्र हैं जो कड़धार हैं BSP के। आखिर सतीश चंद्र जो मिश्र हैं वो भी मिश्रा हैं और अनिल मिश्रा भी है, तो एक मिश्रा के रहते दूसरे मिश्रा की बदनामी कैसे हो सकती है? आप इस बात से आंकड़ा लगा सकते हैं कि स्क्रिप्ट किसने लिखी होगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बहुजनों के ऊपर अत्याचार को लेकर। जिस तरह से लगातार BJP सरकार में बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गालियां सुनने को मिल रही है, लगातार संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना क्या सही था? ये सवाल बनता है। क्या बहन कुमारी मायावती को सिर्फ आकाश आनंद दिखाई देते हैं या फिर लखनऊ का वो पार्क दिखाई देता है? इसके अलावा बहन कुमारी मायावती के लिए कोई मुद्दा नहीं है? बहन बेटियों के साथ अत्याचार, बेरोजगारी और जिस तरह से CJI BR गवई के ऊपर जूता चलाया गया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गालियां दी जा रही हैं, क्या इन बातों पर बहन कुमारी मायावती को ध्यान नहीं देना चाहिए था? ये सवाल बनता है। लेकिन मुझे पता है कि जो BSP के समर्थक होंगे उन्हें ये बात बुरी लग सकती है, क्योंकि सच बात कड़वी होती है। आज आंदोलन जो है भीम आर्मी कर रही है, यानी कहने का मतलब ये है कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ भीम आर्मी वालों के हैं? कहने का मतलब ये भी है कि क्या CJI BR गवई का जो मुद्दा है सिर्फ भीम आर्मी के लोग ही उठाएंगे? ये लोग क्या करेंगे भाई? इसका मतलब ये है कि आप वो नहीं करेंगे जो भीम आर्मी के लोग करेंगे। तो भीम आर्मी तो हमेशा शुरू से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन मूवमेंट को लेकर चली है। और रही बात यह है कि भीम आर्मी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये भी आप समझ लीजिए। और जिस तरह से लगातार बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ ये साजिश चल रही है उनके नामो निशान को मिटाने की, इस पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने परसों यानी 14 अक्टूबर 2025 को दीक्षा भूमि नागपुर में बहुत ही अच्छी बात उन्होंने सबके सामने रखी और उन्होंने हर एक मुद्दों को उठाया। मैं शॉर्ट में दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियो में 1 घंटे का वीडियो देखा होगा जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने वो सारी बातें बताई है। लेकिन कुछ मुद्दे जो प्रमुख बिंदु हैं उस वीडियो को मैं दिखाना चाहूँगा। पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का वो भाषण सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर के सब के बारे में तो जितना कह दिया जाए वो कम। हम एक बार को अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना उपहास बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का उपवास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के विषय में अगर कोई एक शब्द भी बोल जाता है, एक शब्द भी, इसका उदाहरण भी बताऊंगा, मैं हवाबाई बात नहीं कहता हूं, इसका उदाहरण भी बताऊंगा। कोई बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू को छू लेता है, उनके स्टैचू को नुकसान पहुंचाता है, उनकी तस्वीर को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे कलेजे में ऐसा लगता है कि जैसे हम पे चाकू चल गया, जैसे हम पे गोली चल गई है। बाबा साहब तो हमारे लिए उस हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उस तरह का स्थान ग्रहण करे हुए जो मिटाए से मिट नहीं सकता। अभी हमारे सम्मानित गायक जो हैं वो कह रहे थे कि बाबा साहब को मिटाया नहीं जा सकता। बाबा साहब को नहीं, ना हमारे वजूद को। बाबा साहब तो ऐसे अमिट छाप हैं, जब तक हम रहेंगे और इस देश का इतिहास रहेगा, बाबा साहब अजर अमर रहेंगे। बाबा साहब को कोई नहीं बदल सकता। मैं इसका उदाहरण भी आपको बताता हूं। अभी मध्य प्रदेश में कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की।
तो हमारे लोगों ने 15 तारीख का एक आंदोलन कॉल कर दिया। और आंदोलन, हालांकि मैं उस आंदोलन का समर्थक नहीं हूं क्योंकि मैं तो संविधानवादी व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा इस नालायक को हम लोग 1 लाख जूते मारने का काम करेंगे वहीं जाके ग्वालियर में, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया। और इस तरह का माहौल बना पूरे प्रदेश में कि सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ा, तमाम पार्टियों को इन्वॉल्व होना पड़ा, उसके हिस्से में अपमान आया। और अंत प्रशासन ने आग्रह किया कि ये आंदोलन आप ना करो, हम आपकी शक्ति से वाकिफ हैं, इसने गलती की है, हम इसके खिलाफ FIR कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं वास्तविकता में पीड़ा में हूं और मैं आज आपसे अपनी पीड़ा का इजहार करना चाहता हूं। आप जानते हैं देश का माहौल अच्छा नहीं। एक तरफ अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया, और पीटा भी ऐसे नहीं, जानवरों की तरह पीटा, जानवरों की तरह। जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसको पीटते रहे। ऐसे लोगों को इंसान नहीं माना जा सकता जो किसी की जान लेने को अपनी ताकत समझते हो। और मैं उसको ताकतवर भी नहीं मानता जो किसी कमजोर पे जुल्म करता है। ताकतवर वो होता है जो अपने बराबर के व्यक्ति के साथ मुकाबला करता है। और मैं विश्वास से कह रहा हूं, हमने इस शक्ति का निर्माण इसलिए नहीं किया कि किसी कमजोर को सताना है। हमने इस शक्ति का निर्माण इसलिए किया है कि अपने महापुरुषों के अधूरे कार्यों को पूरा करना है, और जो कमजोर है उसकी लाठी बनना है, उसकी आवाज बनना है, उसको ताकत देना है, उसके साथ खड़े होना है। प्यारे साथियों, एक हमारे ADG लेवल के अधिकारी ने सुसाइड कर लिया। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब की जो राजधानी है, चंडीगढ़ में सुसाइड कर लिया। वाई पूरण कुमार जो IG लेवल के हमारे अधिकारी थे, उन्होंने खुद को गोली मार ली। उनकी पत्नी IAS है, और बड़े दुख के साथ बता रहा हूं कि पिछले 6-7 दिन हो गए उनके परिवार ने अभी तक उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया है। उनकी पत्नी ने मना कर दिया है कि जब तक, जिनकी वजह से मेरे पति ने ये कदम उठाया, जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी, उनको उनके पदों से नहीं हटाया जाएगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। और वो पार्थिव शरीर मोर्चरी में सड़ रहा है न्याय के लिए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, वो IPS कैडर के थे, लेकिन वो एक लंबी सेवा करके IG लेवल के अधिकारी हो गए थे। एक IG लेवल का अधिकारी जिसकी पत्नी, खुद की पत्नी IAS हो, सर्वोच्च सेवा का हिस्सा हो, उसी प्रदेश के सीनियर कैडर की मेंबर हो, उनके साले पत्नी के भाई विधायक हों, उनकी पत्नी के भाई की बहन कमिश्नर हो, जब इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम गरीब व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न हम सब लोगों के सामने है। और सबसे बड़ा अपमान मुझे ये महसूस हुआ कि पहली बार एक बुद्धिस्ट व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है, और उनके ऊपर जिस तरह से जूता फेंका गया, ये जूता उनके ऊपर नहीं फेंका गया, ये पूरे हक वंचित समाज के मुंह पे तमाचा मारने के लिए जूता फेंका गया। ये एहसास कराने के लिए कि आप किसी भी कुर्सी पे बैठ जाओ, हम आपको उसी नजरिए से देखेंगे जिस नजरिए से भारत की सामाजिक व्यवस्था में हजारों साल हमने आपको रखा है। ये बहुत बड़ा तकलीफ दे वो है। मेरी आदत है कि मैं सिपाही हूं, लड़ता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आज हालत ऐसी है कि मुझे इस लेवल के अधिकारियों की, इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों की लड़ाई लड़नी पड़ रही, जबकि ये लड़ाई मैंने शुरू की थी उन गरीबों के लिए जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक का नाम दिया कि वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें संगठन बनाना है। लेकिन आज आप स्थिति देखो, जैसे जैसे आजादी के बाद देश को प्रोग्रेस करना चाहता, संवैधानिक मूल्य को अपनाना था, संवैधानिक मूल्य को अपनाने की बजाय इस देश में एक बड़ी शक्ति इस बात के साथ लगी है कि पुनः मनुस्मृति का माहौल बने, पुनः मनुस्मृति का राजकाज आए, और भारतीय संविधान के आधार पर जो सामाजिक न्याय, सामाजिक भाईचारा और समता समानता का राज व्यवस्था चल रही है, ये राज व्यवस्था खत्म हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए उस व्यक्ति को माफ कर दिया। लेकिन माफ करना ठीक है, लेकिन इस देश की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी बैठती थी कि चलिए उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन जिसने जो अपराध किया उस पर मुकदमा दर्ज करके उतनी कार्रवाई करते कि उस आदमी को सबक मिलता। क्योंकि अगले दिन मैंने देखा कि वो आदमी बैठ के ये कह रहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर उसको सबक सिखा दिया जाता तो उसको पता लग जाता उसने गलत किया है, सही किया। अगर बाबा साहब भी हार के बैठ जाते, भाई उनको हराने का, उनको तोड़ने का, उनको रोकने का प्रयास में कोई कमी हुई है क्या? कितने अपमान के घूंट पिए, 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। जब वो अपने 4 बच्चे कुर्बान कर सकते हैं, क्या हम अपने घरों में एक बच्चा ऐसा नहीं पैदा कर सकते जिसका काम सिर्फ आंदोलन के लिए हो, जिसका जीवन सिर्फ आंदोलन के लिए हो? क्या बाबा साहब के बच्चे बच्चे नहीं थे? जब बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें यहां लाके खड़ा कर दिया, तो क्या आज हमें इतनी शक्ति क्यों कम हो गई है कि हम एक बच्चे को इस मूवमेंट के लिए समर्पित नहीं कर सकते हैं? भाई देखो, सीधी बात यह है, अगर इस देश में आंदोलन चलाना क्यों जरूरी है, इसका उदाहरण आप समझिए। आंदोलन चलाया बाबा साहब अंबेडकर ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया फूले साहब ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया साहू जी महाराज ने तो अधिकार मिले, आंदोलन चलाया काशीराम साहब ने तो अधिकार मिले। और अगर आप ये समझते हो आपका जीवन खुशहाल हो गया, रोटी कपड़ा मकान और तमाम तरह के रोजगार और स्वाभिमान सम्मान का जीवन आपको मिल गया है और अब आपको कुछ चाहिए नहीं, तो आंदोलन मत चलाओ। और अगर आप ये समझते हैं कि आपका 10% समाज अभी पैरों पे खड़ा हो पाया है और 90% समाज अभी गड्ढे में है, तो फिर आपको पुनः आंदोलन चलाना पड़ेगा। और आप नहीं आंदोलन चलाओगे तो आप ये समझ लो, इस देश में सिर्फ आप ही नहीं है जो आंदोलन चला रहे हैं, आपके अधिकारों को कुचलने के लिए भी यहीं से एक मजबूत आंदोलन चल रहा है। जो राजनीतिक शक्ति हासिल करे बैठा, वो आंदोलन भी यहीं से चल रहा है जो आपके अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है। आप ये समझिए, बहुत मजबूत स्पीड से एक हवा इधर से चल रही है और बीच में आप हैं। अगर आप उस हवा को रोकने के लिए अपने लिए इंतजाम नहीं करोगे तो ये हवा क्या करेगी? ले जाएगी ना उड़ा के। अगर अपने लिए रोकथाम नहीं करोगे तो आंदोलन क्या काम करता है? आंदोलन रोकथाम का काम करता है, आंदोलन शक्ति का काम करता है, आंदोलन आपका संरक्षण करता है, आंदोलन आपका सुरक्षा कवच बनता है। इसी आंदोलन की देन है कि 2024 के चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री जी को संविधान के आगे माथा पार्लियामेंट में टेकना पड़ा और संविधान को की जय जयकार करनी पड़ी। आंदोलन की देन। वरना आप जानते हैं कि रोज यहां किसी ना किसी धार्मिक मंच पर इस संविधान को खत्म करने की, आरक्षण रूपी जो हथियार आपको मिला उसको खत्म करने की रोज बड़े बड़े कस्में संकल्प खाए जाते हैं। कौन है ये लोग? किस विचार के लोग हैं? किस दल के लोग हैं? कहां से संचालित होते हैं? कौन इनको फंड करता है? कौन इनको संरक्षण देता है? कौन मुसीबत आने पे इनकी ताकत बनता है? आप और मैं सब जानते हैं कि इनको सारी ताकत नागपुर से मिलती है, भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, आरएसएस से मिलती है, इनके जितने संगठन को सारी शक्ति यहीं से मिलती है। आप ये महसूस करके देखो, वो सत्ता में है फिर काम कर रहे हैं और हम कहीं भी नहीं है, फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि कोई मसीहा आके हमारी जिंदगी बदल दे। भाई मैं सोचता हूं बाबा साहब अंबेडकर आपको धम्म के जरिए सब कुछ कह के गए, पुनर्जन्म नहीं होगा, कोई मसीहा नहीं होगा, कोई इष्ट आके आपकी रक्षा नहीं करेगा, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। फिर आपको क्या हो गया? जितना बड़ा समूह यहां बैठा, मैं गारंटी से चैलेंज से कहता हूं, अगर वो मेरी बात के साथ पहरे के साथ खड़ा हो जाए तो इस महाराष्ट्र में भी बाबा साहब अंबेडकर के सपने को हम लोग मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मेरी बात को आप याद रखना। मैं तो जितने नेता पुराने हुए हैं और अभी वर्तमान में, तो उनमें सबसे छोटा हूं। बताओ छोटा हूं या नहीं हूं? वो मुझे कुछ भी कहते रहे, किसी भी शब्दों का प्रयोग करते, मैं तो अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? आप जानते हैं मैं बोलना नहीं जानता क्या? ऐसा नहीं कि मैं बोलना नहीं जानता, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं देता हूं कि लोग हंसेंगे कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। जिनको दुश्मन से लड़ना चाहिए ये आपस में लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे पे छिटा कर। मैं तो इसलिए सबकी बातें सुन लेता हूं, कोई कुछ बात कह देता है, कोई कुछ बात कह देता है। दुश्मन से तो लड़ लूं, अपनों से क्या लड़ूं? उनकी कोई जरूरी हो सकती है, कुछ कोई मजबूरी हो सकती है मुझे बुरा भला कहना, लेकिन ये कटु सत्य है कि मैंने महाराष्ट्र के मेरे परिवार के लोगों, मैंने गोली खाई और एक नहीं 4-4 गोली मेरे ऊपर चलाई गई। अगर महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं होता तो आज मेरी फोटो जैसे वहां लगी है ना, वो देखो, अभी मैं उसको देख रहा था तो मुझे एहसास हो रहा था।
कि ऐसे कहीं किसी कोने में मेरी फोटो लगी होती और आप ये कहा करते कि भाई देखो चाहे कितने दिन जिया लेकिन था हमारा भाई बहादुर, अगर 10-20 साल और जी जाता तो पता नहीं क्या कर देता। समझते हो ये आप कहा करते, क्योंकि ये जीवन, बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य किसी के हाथ में नहीं है। ये जीवन आपके मेरे हाथ में नहीं, मृत्यु जब आएगी उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उस पर रोने के चिल्लाने से काम नहीं चल सकता। और मैं आपको वचन देख कहता हूं, मृत्यु का रूप कोई भी हो और कहीं भी हो, जब मृत्यु आएगी तो निराशा और दुख आपके भाई के चेहरे पे नहीं होगा, मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन लड़ाई मृत्यु से नहीं है, लड़ाई है आपसे, कि आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये इतना छोटा सा काम हम लोग कर सकते हैं। करना क्या है? लूटे पीटे, गिरे पड़े, सताए गए, गिराए गए, शोषित पीड़ित वर्ग में भाईचारा पैदा करना है। इतना तो हम बोलना इतना पढ़ के इतना बोलना समझाना जान ही गए हैं कि एक आदमी को हर एक दिन बैठ के 15-20 मिनट में सच्चाई के, झूठ पे नहीं, सच्चाई के रास्ते पे ला सकता है, सच्ची बात समझा सकता है। समझा सकता है, समझा सकता है? बताओ, समझा सकता है, समझा सकता है? एक आदमी को रोज तैयार करे और उससे कहे कि एक आदमी को तैयार करो, मैं लिख के देता हूं अगले 1 साल में घर घर में महाराष्ट्र में मूवमेंट होगी, आप मुझसे लिखवा लो। और मूवमेंट ऐसी नहीं होगी जो बिखरी हुई हो कि 2 इधर को चल रहे हैं, 2 इधर को चल रहे हैं, 2 इधर को चल, ऐसी मूवमेंट होगी जो कंसोलिडेट होगी, एकजुट होगी। और जब तक हमारी मूवमेंट एकजुट नहीं होगी तब तक शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता है। आप जिस भी तरह का परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे, रोजगार के आधार पे, जिस भी तरह की पॉलिसी चाहते हैं वो शक्ति से बनेगी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति सत्ता में है, जब तक आप सत्ता में नहीं होंगे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं महाराष्ट्र के भाइयों, जब दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखना होता है तो मैं पार्लियामेंट में उसकी आवाज उठाने का काम करता हूं। जब दीक्षा भूमि पर अवैध पार्किंग बना के आप लोग यहां आंदोलन करते हो तो आपकी मांग को पार्लियामेंट में उठाने का काम करता हूं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने वो सारी बातें बताई। उन्होंने अंत में ये भी बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि हम बोलते नहीं हैं, तो मैं क्या बोलूं? क्या मुझे जवाब देना नहीं आता है? जवाब देना अच्छी तरह से आता है, लेकिन मैं अपने लोगों को जवाब दूंगा, अपने लोगों को इस तरह से कहूँगा तो दूसरे लोग मज़े लेंगे, कहेंगे कि अपने आप में लड़ रहे हैं। लेकिन ये बात जो है, कहीं ना कहीं भीम आर्मी की ये महानता है जो इस प्रकार की वो सोच रखते हैं। लेकिन जिस तरह से बीएसपी के कार्यकर्ता, बीएसपी के समर्थक लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पर वार करते जा रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को बीजेपी का वीर हनुमान कहते हैं, यहाँ तक कि उनको चमचा दलाल भी कहते हैं, और बहुत सारे इल्ज़ाम जो है चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर लगाते हैं। लेकिन असली में देखा जाए तो बीजेपी का दलाल कौन है, बीजेपी का चमचा कौन है, बीजेपी का हितैषी कौन है, इस बात को भी आपको नोट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा ज़्यादातर इस समय लगातार गोदी मीडिया बहन कुमारी मायावती की तारीफ कर रही है। बृजभूषण सिंह जैसे जो खुद शोषण किया हुआ है, और ये बात सभी आप लोग जानते हैं, वैसे वैसे लोग भी अब बहन जी के सपोर्ट में आ गए हैं। गोदी मीडिया जो हमेशा उनके कार्यकाल की बुराई करती थी, आज वो सपोर्ट में आ गई है। कभी पीएम नरेंद्र मोदी जो बसपा का फुल फार्म बताते थे कि बहन जी संपत पार्टी, आज वो बीजेपी बीएसपी की हितैषी बन चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। और बीजेपी तो चंद्रशेखर आज़ाद को मिटाना ही चाहती है, भीम आर्मी को मिटाना ही चाहती है, लेकिन इसके साथ ही साथ बसपा के जितने कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो सभी बीजेपी का पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। यानी चंद्रशेखर आज़ाद को झुकाने के लिए, भीम आर्मी को मिटाने के लिए अब बीजेपी और बसपा दोनों मिल चुकी हैं और लगातार चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हमला किया जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने ये खुला चैलेंज दे दिया है कि हम मर जाएंगे लेकिन फिर भी आपके भाई के आंखों में वो गम नज़र नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद गोली बंदूकों से नहीं डरता है। वैसे दोस्तों, बहुत बड़ी बात है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ये कही है, और उन्होंने ये भी बात कही कि जो दलितों को कुचलना चाहते हैं, संविधान को कुचलना चाहते हैं, उनकी तारीफ आप समझ सकते हैं।
आखिर क्या कहा था इलाहाबाद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने नाम न लेते हुए बहन कुमारी मायावती पर कितना ज़ोरदार प्रहार किया था। पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद की वो स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आप बड़े भोले भाले हो, बड़े सीधे साधे हो, उस नेता का पर कब तक करोगे भरोसा? उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा? समझे या नहीं समझे? उस नेता पे कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रोने का काम मजबूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों में बुलडोजर चलाया, जिस सरकार ने हमारी मस्जिदों को, दरगाह को, खानकाहों को, हमारे धार्मिक स्थलों को फतेहपुर में, और अगर कोई आंदोलन करने आया तो लाठियों से पीट के जेल में भेजने का काम किया, जिनके राज में आपके भाई के बदन पर 5-5 गोली चली, खून की होली खेली गई, और जिनके राज में 2 अप्रैल 2018 में हमारे लोगों को पीट पीट कर लाते मार मार कर जेल में बंद कर दिया गया, और नाथसी के आंदोलन में माथे पर सर पे गोली चला के मुस्लिम भाइयों का नरसंहार किया गया, उस सरकार को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। इतने भोलेपन में रहोगे, मैं स्वामी अच्युतानंद जी की धरती से कह रहा हूं, इतने भोलेपन में रहोगे तो ठगे जाते रहोगे। आज आप जानते हो जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, तो कई लोग हो गए हैं खबरदार, खबरदार, खबरदार। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने नाम न लेते हुए बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती पर प्रहार किया, और गुस्सा जाहिर है क्योंकि इस समय जो है हालात कुछ अलग हैं। इस समय सभी बहुजनों को एक होने की ज़रूरत है, और ऐसे में बहन कुमारी मायावती जिस तरह से साइड हो गई हैं, और जो मुख्य बिंदु हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन बातों पर एक्टिव नहीं नज़र आ रही हैं, तो इससे साफ संकेत है कि ये जो लड़ाई है सिर्फ भीम आर्मी की रह गई है। ज़रा सोचिए कि अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दी जा रही हो, संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा हो, अब ये कहा जा रहा हो कि डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव संविधान निर्माता थे, ये कहा जा रहा हो कि संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू कर देनी चाहिए, और लगातार बहुजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसके बावजूद भी बहन कुमारी मायावती शांत हैं। जो बसपा के समर्थक हैं वो अब इनकी दलाली करने में लगे हैं। तो इससे साफ आप समझ सकते हैं कि हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ज़रा सोचिए कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है, कुछ परसेंट के लोग किस तरह से बहुजनों पर हावी हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बसपा के समर्थकों को दिखाई नहीं देता है। तो लड़ाई तो लड़ी जाएगी, चाहे जितने ही लोग हों, लेकिन जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दीवाने हैं वो झुकेंगे नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बात हमें हमेशा याद आती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, जुर्म करने वाले से गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। 100 वर्ष घुट घुट कर जीने से बढ़िया एक दिन शान से ज़िंदगी जी कर मर जाओ। और बाबा साहब हमारे लिए मसीहा थे, हैं और रहेंगे। बाबा साहब की बदौलत ही हमें ये मान सम्मान स्वाभिमान मिला है। तो इसलिए बाबा साहब को कोई अपमानित करने की कोशिश किया तो ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और ऐसा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बहन कुमारी मायावती की जो चुप्पी है ये बहुजनों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो शांत हैं, और उल्टे सीधे अब टारगेट कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद को। इनको ना अनिल मिश्रा से मतलब है, न ही CJI BR गवई के ऊपर जूता चलाने वाले राकेश किशोर से मतलब है। तो कुल मिलाकर भैया चूड़ियाँ पहन लो, घर में बैठे रहो, लड़ाई मत लड़ो। लड़ाई लड़ोगे FIR हो जाएगा, मुकदमे हो जाएंगे, जेल में चले जाओगे। तो जेल में क्यों जाओगे? आप लोग चालाक हो। आप लोग कहते हो कि जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर है ये
युवाओं पर मुकदमा दर्ज करवाता है, झूठे मुकदमे लगवा कर जेल में डलवा देता है, तो भैया आप क्यों जेल में जाओगे? आप आराम से घर में बैठे रहो और इसी तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को कमेंट करते रहो। लड़ाई जो है भीम आर्मी लड़ रही है, भीम आर्मी कहाँ पीछे हटने वाली है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं चंद्रशेखर के हैं, ये भीम आर्मी वालों के हैं, आज़ाद समाज पार्टी वालों के हैं। आपके थोड़े ही हैं कि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गाली को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वैसे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।